हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 माइग्रेशन टाइप्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 1 है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमसे जुड़ के क्वेश्चन जो है हमसे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड करेक्ट। इंडिया हैज विटनेस द वेव ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्री फ्रॉम। तो हम लोग देखेंगे हमारी कंट्री में जो है पास्ट के टाइम में माइग्रेंट्स जो है वो कहां कहां से आए थे। तो ऑप्शंस यहाँ पे है सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। यस, आप लोगों ने जरूर टर्क्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। चंगेज खान वगैरह के अपने बारे में देखा होगा, बाबर वगैरह, ये सब सेंट्रल एशिया से थे, है ना। तो ये लोग जरूर थे। साउथ एशिया से भी थे, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा होगा? बोथ, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड करेक्ट। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिश पीरियड मिलियंस ऑफ द इंडेंजर्ड लेबर्स were sent to Mauritius, Caribbean islands, Fiji and South Africa by Britishers। तो देखो ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ये करेक्ट है। यहाँ पे जो इंडेंचर्ड जो लेबर जो है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्री से बहुत सारे ऐसे लेबर्स जो थे, इनको जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो थे, इनको भेज दिया जाता था एज अ वर्कर काम करने के लिए इन सब आइलैंड में। कैरिबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, ब्रिटिश वाले जो पीपल जो थे इनको भेज देते थे। वहां पे इनको सैलरी नहीं मिलती थी, है ना। वहां पे इनका कंडीशन बहुत खराब होता था, वो सैलरी नहीं दिया जाता था उनको। बेसिकली वहां भेज दिया जाता था, थोड़े बहुत उनको खाने के लिए दे दिया जाता था एंड देन उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता था। तो लाइक स्लेव लाइक कंडीशन था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज लेबर्स वेयर तमिलनाडु एंड केरला। नहीं, इनमें से बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन जो थी वो थी आपकी यूपी से एंड बिहार से, ठीक है। तो यूपी से एंड बिहार से बहुत बड़ी पॉपुलेशन में इस तरह से लोगों को वहां पर भेजा जाता था। तो करेक्ट कौन सा होगा? ओनली वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ कैरिबियन आइलैंड्स। तो कौन सी इनमें आइलैंड्स जो है वो कैरिबियन आइलैंड्स की पार्ट है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ट्रिनिडैड, टोबैगो, फिजी, गुयाना। यहां पे देखो फिजी तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो देखो ऑप्शन 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए एंड सी में से कोई एक होगा। देखो ए एंड सी दोनों में 1 2 दोनों में प्रेजेंट है, मतलब 1 2 को आपको चेक नहीं करना है, सारा मैटर करता है कि 4 है कि नहीं है। गुयाना, यस गुयाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ये वाला होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड्स जो है यूज करने हैं आपको एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंच एंड डच सेंड मेनी लेबर्स फ्रॉम इंडिया टू। तो जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने काफी सारे लोगों को भेजा था हमारे कंट्री से अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में एज अ लेबर वर्क करने के लिए, इसी तरह से फ्रेंच भी हमारे कंट्री में आए थे, डच भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे। तो उन्होंने भी अलग अलग एरियाज में हमारे लोगों को भेजा। तो फ्रेंच एंड डच जो थे इन्होंने बहुत सारे लेबर्स को इंडिया से भेजा। कहां? रियूनियन आइलैंड, यस। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन जो दिख रहे हैं ये सभी करेक्ट है ना। मार्टिनिक्यू, सूरीनाम, ये सभी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ब्रिटिश सेंड मेनी लेबर्स फ्रॉम इंडिया टू मोजाम्बिक टू वर्क एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। मोजाम्बिक में बहुत सारे इंडियन लोगों को भेजा गया था प्लांटेशन की वर्क करने के लिए। तो ये ब्रिटिशर्स नहीं, ये पोर्टुगीज लोगों ने भेजा था, जो पुर्तगाल जो हम लोग बोलते हैं, पोर्टुगीज जो लोग थे उन्होंने उनको जो है वहां से बहुत सारे लोगों को मोजाम्बिक जो है भेजा था वर्कर, प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करने के लिए। तो ये वाली तो इनकरेक्ट हो जाएगी। दूसरा देखते हैं। मेनी ऑफ दोज लेबर्स बिलोंग फ्रॉम गोवा, दमन, दीव टू अंगोला। बहुत सारे लेबर्स को गोवा, दमन, दीव इन सब एरिया से जो है अंगोला भी भेजा गया था इन पोर्टुगीज लोगों ने। तो ये वाली तो ट्रू हो जाएगी। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली वन, ओनली वन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। गिरमिट एक्ट वॉज रिलेटेड विथ। तो ये जो एक्ट है ये कौन से टर्म से रिलेट करती है? इंडियन सेंसस, इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, या फिर इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल, या फिर इंडियन इमिग्रेशन। नन, ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडियन इमिग्रेशन। फाइंड इनकरेक्ट। अंडर द गिरमिट एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, ऑल माइग्रेंट्स लेबर्स सेंड बाय डिफरेंट कॉलोनियल पावर इन इंडिया वेर नॉट कवर्ड। तो जैसा मैंने बताया कि डच थे, फ्रांस थे, ब्रिटिश थे, पोर्टुगीज पीपल थे, ये इंडियन पीपल को अलग अलग जगहों पे भेजते थे एज ए वर्कर्स, लेबर के लिए काम करने के लिए। इनका कंडीशन जो है स्लेव से अच्छा नहीं था, है ना, बहुत बुरी कंडीशन थी। और इन सब चीजों को मैनेज किया जाता था एक एक्ट के अंदर, एक कानून के अंदर, दैट इज द गिरमिट एक्ट, है ना। और जितने भी भेजे जाते लेबर्स भेजे जाते थे वो सभी इस एक्ट के अंदर आते थे। तो यहाँ पे बोले नॉट कवर्ड बोल रहे हैं, मतलब ये तो गलत हो जाएगी, कवर्ड थे सभी।
These लेबर्स वेयर अंडर द लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, देखो लाइफ लॉन्ग नहीं होता था, एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता था। मतलब जो लोगों को भेजा जाता था उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होती थी कि लाइक 5 साल के लिए भेज दिया, 10 साल के लिए भेज दिया, 8 साल के लिए भेज दिया, ठीक है। तो एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होती थी उनके साथ। तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग नहीं, लाइफ लॉन्ग नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगी। तो और जो कंडीशंस जो उनकी होती थी बहुत ही स्लेव से कुछ बेहतर नहीं होती थी, लाइक स्लेव लाइक कंडीशन उनका होता था, है ना, गुलाम बना के रखते थे। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड करेक्ट। मेनी इंडियन प्रोफेशनल्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स माइग्रेट टू थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो बहुत सारे जो हमारे कंट्री के प्रोफेशनल्स जो थे, है ना, बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, आर्टिशियन वर्कर्स वगैरह जो है, ये इन सब कंट्रीज में जो है वो माइग्रेट इन्होंने किया है। यस, ये ट्रू है। क्यों माइग्रेट करते हैं, बिकॉज दीज पीपल्स आर इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये यहाँ पे माइग्रेट करते हैं ताकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है और बेहतर हो पाए। ये भी ट्रू है। दीज माइग्रेशन ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूस। हाँ, ये भी ट्रू है, आज भी बहुत सारे लोग जो है अलग अलग रीजन में माइग्रेट करते हैं ताकि अपना एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कर सके। तो करेक्ट कौन सी हो जाएगी, सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। There was reason है, there was a steady outflow of Indian semi-skilled and unskilled labor to West Asia। हम लोग देखेंगे इंडिया से बहुत सारे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो लगातार जो है वो जाएंगे वेस्ट एशिया में जाएंगे, ठीक है, वेस्ट एशिया में जाएंगे। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो रहा है। देखो, वर्कर को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, है ना। एक तो अनस्किल्ड, मतलब कि वो वर्कर है, लेबर है, उसको उसके पास कोई स्किल नहीं है, ड्राइविंग नहीं आती है उसे, मतलब कोई दूसरी स्किल, जैसे ड्राइविंग एक स्किल हो गई, तो उसको ऐसा कोई स्किल नहीं आता, मतलब बस वो काम करना चाहता है, तो वो हो गया अनस्किल्ड लेबर। फिर सेमी स्किल्ड लेबर, मतलब ऐसे लेबर जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है, और एक स्किल्ड लेबर हो गया जिसको कोई पर्टिकुलरली कोई स्किल काफी अच्छे से आता है। तो हम लोग ये देखेंगे वेस्ट एशिया जो लोग माइग्रेट करते हैं लेबर्स, उसमें ज्यादातर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वाले होते हैं, अनस्किल्ड नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगी। और क्यों माइग्रेट कर रहे थे, बिकॉज 1970s में हम लोग देखेंगे कि ये वेस्ट एशिया रीजन में बहुत सारा ऑयल बूम आएगा। ऑयल बूम का मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होगी, वहां की इकोनॉमी की बहुत ग्रोथ होगी, है ना, वहां बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। तो इस कारण से ये लोग जॉब लेने के लिए बहुत सारे इंडियन लोग जो है वहां पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे स्किल्ड होना चाहिए था, तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स, रीजन इज ट्रू। मैं एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं, या फिर आपसे पूछता हूं मैं, यूएई आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। आप मुझे बस 2 चीज आप सर्च करना, तो आपको भी बहुत ये अजीब सा लगेगा। यूएई की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये आप सर्च करना गूगल पे। और फिर सेकंड थिंग आप ये सर्च करना कि उस टोटल पॉपुलेशन में से इंडियन कितने लोग हैं, ठीक है, उन टोटल पॉपुलेशन में से इंडियन कितने लोग हैं, ठीक है। आप ये कमेंट करके मुझे बताना, अगर आपको पता है तो आप ऑलरेडी आप कमेंट करके बता सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, फाइंड इनकरेक्ट। In 1960s onward, we see a migration of professionals like doctor, engineers, management consultants, financial experts। तो 1960s से ही हम लोग देखेंगे हमारे कंट्री से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह जो है, मैनेजमेंट जो लोग वर्कर्स जो है, ये लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। ये ट्रू है। फिर देखते हैं 1980 ऑनवर्ड्स मीडिया पर्सन स्टॉप माइग्रेशन। 1980 के बाद से जो मीडिया पर्सन जो है उन्होंने माइग्रेशन नहीं किया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो ये तो गलत हो जाएगी। इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 2। लेकिन 3 और 4 को भी देख लेते हैं एक बार। मेनी ऑफ दीज पीपल्स माइग्रेट टू कंट्रीज सच एज यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। तो बहुत सारे जो लोग ये माइग्रेट कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह जो भी है, तो ये इन सब कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो ट्रू है। And these professionals enjoy the distinction of being one of the highly educated and highest earning and prosperous group। तो ये जो लोग वहां पे गए, ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे। इन कंट्रीज में जो ये लोग गए हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे। तो एज अ रिजल्ट इनकी सैलरी बहुत अच्छी है, इनके पास काफी अपॉर्चुनिटीज है, काफी पैसा है, तो बहुत ही एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है ये। तो ये भी ट्रू है। तो यस, इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, Indian diaspora one of the most powerful diasporas in the world। तो हम लोग देखेंगे जो इंडियन डायस्पोरा जो है, जो इंडियन लोग रहते हैं, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप है ना। ये जो इंडियन डायस्पोरा जो है ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप है इन द वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में। यस, क्योंकि वहां पे वो लोग पढ़े लिखे जो लोग गए हैं, वहां पे उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पावर भी गेन किया है। वहां पे काफी पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड क्लास है, तो मतलब उनका पावर जो है, उनका डोमिनेंस जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, ये ट्रू है।
रीजन देखते हैं, इंडियन डायस्पोरा हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो इंडियन लोग गए हैं वहां के लिए वो एज ए बर्डन नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडियन लोग, बहुत सारे इंडियन अमेरिका में चले गए तो अमेरिका के लिए एक बर्डन आ गया कि कितने सारे इंडियन आ गए, ऐसा नहीं है। जो इंडियन वहां गए उन्होंने अमेरिका की ग्रोथ में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जो इंडियन यूके गए उन्होंने यूके के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब हम लोगों ने वहां पे जाकर के वहां के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये रीजन है, इसलिए हम लोग बहुत ही पावरफुल डायस्पोरा है। तो ये भी ट्रू है। अब बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड इनकरेक्ट। सेंसस इन इंडिया कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन कंट्री। तो हमारी जो सेंसस जो होती है, ठीक है, उसमें माइग्रेशन के बारे में भी जो है ये जिक्र होता है। माइग्रेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है कि कहां से लोग कहां जा रहे हैं, कौन अपने प्लेस को छोड़ के कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये तो ट्रू है। In the first census of India conducted in 1881, migration was not recorded। लेकिन जो बहुत पहली जो सेंसस जो हुई थी 1881 में, इस टाइम में, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, इस टाइम में माइग्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। मतलब माइग्रेशन की जानकारी नहीं ली गई थी सेंसस में। ये गलत है, इवन उस टाइम भी लिया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। दिस आइडिया वेर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ये जो डेटा कलेक्ट किया गया था ये प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे किया था। प्लेस ऑफ रेसिडेंस का मतलब कहां आप रह रहे हो, ठीक है, तो नहीं, रेसिडेंस के बेसिस पे नहीं, ये प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किया गया था कि आपका जन्म जो है कहां हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कि ये दो स्टेट है, ठीक है, ये मान लो बिहार है और ये मान लो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो मान लो एक पर्सन बिहार से महाराष्ट्र गया है। अब जब सेंसस होगा तो इस पर्सन से पूछा जाएगा कि आपका घर कहाँ है। मान लो उसने महाराष्ट्र में भी एक घर वगैरह छोटा सा रेंट वगैरह पे ले लिया है, तो इसकी प्लेस ऑफ बर्थ तो बिहार है, लेकिन प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ है। रेसिडेंस मतलब ये रह कहाँ रहा है, ये महाराष्ट्र में रह रहा है। हो सकता है वहीं पे उसकी जॉब हो, बिजनेस वगैरह हो, तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है वो इसकी महाराष्ट्र है। तो हमारा जो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया गया था ये प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे, मतलब इसकी जो डेटा जो है ये महाराष्ट्र में कलेक्ट हुई थी यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, इसकी जो डेटा जो कलेक्ट हुई थी इसके नेटिव स्टेट मतलब बिहार में कलेक्ट हुई थी, ठीक है, सेंसस की डेटा। तो उसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये भी गलत हो जाएगी। तो गलत कौन सी है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। In 1961 census, major modification was introduced by bringing in which additional component। तो 1961 में जैसे देखो सेंसस जो किया जा रहा है उसमें नए नए कंपोनेंट, नए नए क्वेश्चंस वगैरह ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो 1961 में कौन से कंपोनेंट्स ऐड किए गए थे, प्लेस ऑफ बर्थ की आपका जन्म कहाँ हुआ है, यस ये ऐड किया गया था। एंड ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, आप देखो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहीं और हो सकती है, हो सकता है किसी और दूसरे स्टेट में आप रह रहे हो, है ना, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या किसी दूसरे रीजन से। तो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ पूछी जाएगी और आप जहां पे रह रहे हो वहां पे आप कितने साल से रह रहे हो, तो ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस पूछी जाएगी। तो ये दोनों ही इनको जो है ऐड किया गया था 1961 में। यस ये ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन 1981 एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो हम लोग देखेंगे 1981 में कुछ और इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड किया गया था। अच्छा एक सेकंड, हाँ 1981 में एक और इंफॉर्मेशन जो है ऐड किया गया था, दैट इज कि प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। आप यहां रहने से पहले आप कहां रह रहे थे, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, ये क्वेश्चन जो है ऐड किया गया था 1981 में, नहीं ये 1971 में ही ऐड कर दिया गया था। मतलब ये वाली गलत हो जाएगी, 71 में ही ऐड हुआ था वो। ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट अ प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन 1971। तो आप जिस प्लेस पे रह रहे हो वहां पर कितने टाइम से आप रह रहे हो, तो ये क्वेश्चन ऐड किया गया था 1971 में। हाँ ये ट्रू है, तो करेक्ट कौन सा होगा, ओनली 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। इंफॉर्मेशन ऑन रीजन फॉर माइग्रेशन वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन। अगर मान लो आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो और कहीं दूसरे स्टेट में आप रह रहे हो, तो आपने क्यों ये स्टेट को छोड़ के आप यहां से यहां क्यों आए, ये जो क्वेश्चन जो है रीजन फॉर माइग्रेशन जो है ये क्यों ऐड, ये कब ऐड किया गया था, कौन सी सेंसस में, तो आंसर होगा यहां पे ऑप्शन बी 1981 में। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल वेर रिपोर्टेड एज माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि कितने परसेंटेज पीपल जो थे, ठीक है, उनको रिपोर्ट किया गया था माइग्रेंट्स के वे में ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, कि आपकी लास्ट घर कहां पे थी, तो कितने परसेंट थे, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबाउट 37%। एज पर 2011 सेंसस, आउट ऑफ
1210 million people in the country, how much people were reported as migrants of place of last residence? तो हमारी जो 2011 में जो सेंसस हुई थी, तो टोटल जो पॉपुलेशन 1210 मिलियन पीपल की जो पॉपुलेशन जो थी, उसमें से कितने सारे ऐसे लोग थे जिनको क्लासिफाई किया गया था कि ये माइग्रेंट्स है, और वो भी कैसे, माइग्रेंट्स ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। ठीक है, तो यहां पे कितने, कौन से हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 455.8 मिलियन। Fine, correct. In India, during 2011, out of the 455.0 million residents enumerated on the basis of last residence, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे लास्ट रेसिडेंस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन का 455 मिलियन को क्लासिफाई किया गया था कि ये माइग्रेंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। ये तो अभी हम लोगों ने देखा, ये ट्रू था। 141.9 मिलियन जो है उसमें से उसको क्लासिफाई किया गया था, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, हैड चेंज देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन लास्ट 10 ईयर। तो इसमें से 149.9 मिलियन जो पीपल जो थे, उन्होंने अपना घर जो है रेसिडेंस जहां रहते थे उसको चेंज किया गया था पिछले 10 साल के अंदर। तो ये ट्रू है। फिर इसी में से हम लोग देखेंगे, इसमें से हम लोग देखेंगे कि 118.7 मिलियन जो है वो कैसी माइग्रेशन थी, वो माइग्रेशन थी इंट्रा स्टेट वाली। ठीक है, और उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो थे फीमेल्स। ठीक है, देखो एक वर्ड है इंट्रा और दूसरा वर्ड है इंटर। मतलब क्या है, आप समझो। मान लो ये एक स्टेट है, एग्जांपल मान लो ये है वेस्ट बंगाल। आप वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके रहने लगते हो, मतलब आप माइग्रेशन कर रहे हो, है ना। आप मान लो वेस्ट बंगाल के किसी एक डिस्ट्रिक्ट से कहीं और जाके रहने लगते हो किसी कारण की वजह से, तो आपने माइग्रेशन किया। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं माइग्रेशन के, एक जगह से दूसरा जगह जाने को लेकर के। तो ऐसी वाली माइग्रेशन को हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट, मतलब आप स्टेट के अंदर ही आप माइग्रेशन कर रहे हो। लेकिन यही पर्सन अगर मान लो वेस्ट बंगाल से अगर मान लो चला जाए दिल्ली, वेस्ट बंगाल से चला जाए दिल्ली, मतलब वो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट, INTER। देखो यहाँ पे इंट्रा है और ये इंटर है, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। इंट्रा का मतलब आप स्टेट के अंदर ही माइग्रेशन कर रहे हो, और इंटर का मतलब है कि आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट माइग्रेशन कर रहे हो। तो ये जो डेटा जो है, इसमें से 118.7 मिलियन जो थे, ये इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इन्होंने किया था। ठीक है, और ज्यादातर इसमें जो थी वो थी फीमेल्स, ये भी ट्रू है। और फीमेल्स ने, आपको पता होगा ज्यादातर जो फीमेल्स की माइग्रेशन जो होती है हमारी कंट्री में, वो देखा जाता है ये कि ये मैरिज, शादी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। मतलब यहां पे करेक्ट कौन सा होगा, ऑल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड इनकरेक्ट। तो अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग जो है, हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे, इन इंट्रा स्टेट माइग्रेशन फीमेल प्रीडोमिनेट द स्ट्रीम ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन। मान लो एक रूरल एरिया से दूसरे जो रूरल एरिया है, आप विलेज से विलेज जा रहे हो आप, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस में, है ना, मान लो 50-100 किलोमीटर ऐसा कोई डिस्टेंस जो है, तो वहां पे ज्यादातर जो माइग्रेशन है वो भी स्टेट के अंदर ही। तो इसमें ऐसा माइग्रेशन कौन लोग ज्यादा करते हैं, तो ये फीमेल्स ज्यादा है, ज्यादातर फीमेल्स ऐसी माइग्रेशन करती है। ऑफ कोर्स ये मैरिज का रीजन है। ठीक है, तो ये वाली तो ट्रू हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इंटर स्टेट में, ये देखो ये इंट्रा स्टेट की बात हो रही थी। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शॉर्ट माइग्रेशन ही है, रूरल टू रूरल ही है, इसमें फिर कौन डोमिनेट करते हैं, इसमें भी फीमेल्स ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, मेन प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन। तो ज्यादातर जो इंटर स्टेट माइग्रेशन जो होता है, ठीक है, अब वो भी कैसी वाली, रूरल से अर्बन वाली, वो मेन करते हैं। ठीक है, वो मेन करता है, ये ट्रू है। रीजन क्या है, इकोनॉमिक रीजन, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए जो है, तो इकोनॉमिक रीजन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ माइग्रेशन, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो माइग्रेशन को ना आप ना बेसिकली ऐसे क्लासिफाई करो। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, वीडियो के एंड में मैं आपको माइग्रेशन की क्लासिफिकेशन की टाइप जो है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे, 25 के बाद में मैं आपको वो समझाता हूं कि कैसे माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन सेंसस 2011 has recorded that dash person have migrated to India from other country। तो इंडिया में जो इंडियन लोग हैं वो तो माइग्रेट कर ही रहे हैं, प्लस इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से भी आते हैं। तो 2011 में ये रिकॉर्ड किया गया था कि कितने लोग जो है वो बाहर दूसरी कंट्री से इंडिया में माइग्रेट करते हैं, मोर देन 5 मिलियन, लेस देन 5 मिलियन, मोर देन 15 मिलियन, या फिर मोर देन 50 मिलियन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोर देन 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड करेक्ट।
According to Indian census 2011, about 99% of migrants coming to India are from neighbor countries. तो हमारे कंट्री में जो ज्यादातर लोग जो बाहर से आ रहे हैं, देखो हमारे कंट्री में तो बाहर से भी काफी सारे लोग आते हैं रहने के लिए किसी रीजन की वजह से, तो इसमें से जो 99% जो लोग हैं जो बाहर से आ रहा है, दूसरे कंट्री से आ रहा है, वो कैसे कंट्री से आ रहा है, वो हमारे नेबर कंट्रीज है, मतलब हमारी जो नेबर कंट्रीज है। अगर आपको नेबर कंट्री के सभी के नाम पता है तो आप कमेंट करके बताना मुझे कि हमारी कौन कौन सी कंट्री जो है वो नेबर है। तो 99% ऐसे होते हैं जो हमारे नेबर कंट्री से आते हैं। नहीं, ये गलत है, इतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये 88.9% है, ठीक है, आप 89% रफली बोल सकते हो, तो ये तो गलत हो गई। हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स आर फ्रॉम नेपाल, जो ज्यादातर जो लोग हमारे कंट्री में आ रहा है बाहर कंट्री से, वो नेपाल से है। नहीं, नेपाल से भी काफी ज्यादा लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है बांग्लादेश से, ठीक है, तो ये भी तो गलत हो गई। तो करेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं। तो करेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, तो नन, ऑप्शन डी। According to Indian Census 2011, arrange the order of number of migrants to India. तो 2011 की सेंसस के हिसाब से, ठीक है, तो अरेंज करना है आपको कि कौन से कंट्री से हमारे जो है ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है और किस हिसाब से। तो अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा बांग्लादेश से होती है, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को तो आप काट ही दो, तो बांग्लादेश है। फिर बांग्लादेश के बाद नेपाल एंड पाकिस्तान है, और यहाँ पे पाकिस्तान एंड नेपाल है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द नंबर ऑफ इनकमिंग माइग्रेंट्स। अब ये स्टेट वाइज है ना, जैसे देखो बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में जाते हैं काम करने के लिए, मैरिज की वजह से, या अलग अलग रीजन से माइग्रेशन करते हैं, दिल्ली में जाते हैं, गुजरात में, हरियाणा में, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं। सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है किसी स्टेट में वो है महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग जो है अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग रीजन है, यानी कि ऑप्शन बी एंड डी यहाँ पे भी काट दो, तो सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र हो जाएगी। महाराष्ट्र के बाद जो है, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिल्ली तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र से थोड़ा सा कम दिल्ली है, यहाँ भी महाराष्ट्र से थोड़ा कम दिल्ली है, मतलब यहाँ तक तो ओके है। अब यहाँ गुजरात, हरियाणा, हरियाणा, गुजरात, ऑप्शन ए एंड सी में से कौन सा होगा? ये चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ऑप्शन ए एंड सी में से कोई एक आंसर होगा, आप मुझे बताना कमेंट करके। आपको अगर नहीं मिलता है आंसर, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको आंसर बता दूंगा आपके कमेंट में रिप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 25, Which state had the largest number of net out migrants from the state? देखो माइग्रेशन तो दो टाइप की हो सकती है बेसिकली, एक तो किसी स्टेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, अब वो स्टेट कौन सी, जैसे हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेशन जो है वो आती है। अब ये जो लोग आते हैं किसी ना किसी स्टेट से तो आते होंगे, तो वो कौन सी स्टेट है? सबसे ज्यादा कौन से स्टेट से नेट आउट, मतलब वहां से लोग निकल के दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे होगा आंसर यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, जो मैं माइग्रेशन जो मैं बता रहा था, देखो माइग्रेशन को आप इस तरह से क्लासिफाई करो, ठीक है, ये एक स्टेट है, स्टेट 1 और ये स्टेट 2। तो माइग्रेशन क्या हो सकता है? एक स्टेट से दूसरा स्टेट में हो रहा है, ये स्टेट को छोड़ के ये स्टेट में कोई जा रहा है, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर, ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेशन। तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, हाँ, ये एक स्टेट है और ये मान लो आप दूसरा स्टेट है, तो ये स्टेट 1, स्टेट 2, यहां से यहां कोई जा रहा है या फिर यहां से यहां कोई जा रहा है, ये है इंटर स्टेट माइग्रेशन, ठीक है। स्टेट के अंदर में ही इधर से इधर कोई जा रहा है, तो ये हो जाएगा इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, इंट्रा, INTRA, ठीक है। अब इसमें भी क्लासिफाई हो सकता है कि यहां पे देखो सभी स्टेट में क्या होती है, रूरल एरिया होती है, गांव होते हैं, विलेजेस होती है, और अर्बन एरिया होती है, सिटी वगैरह भी होती है। तो माइग्रेशन कैसी हो सकती है? मैं इसको मान लो क्लासिफाई करता हूं, मान लो ये स्टेट में ये वाली एरिया रूरल है और ये अर्बन है, अर्बन मतलब सिटी वगैरह, शहर, इसमें भी ऐसा ही होगा, कुछ रूरल होगी कुछ अर्बन होगी। तो हो सकता है कोई पर्सन यहाँ की रूरल एरिया से माइग्रेट करके अपने ही स्टेट की अर्बन एरिया में जाए, है ना, और यहां पे भी ऐसे हो सकता है ना, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाए। या फिर हो सकता है कि यहाँ के रूरल एरिया से माइग्रेट करके कोई इस स्टेट की रूरल एरिया में जाए, मान लो किसी की शादी हो गई, एक गांव से दूसरे गांव में चला गया किसी दूसरे स्टेट की, या फिर इस रूरल एरिया से किसी दूसरे स्टेट की अर्बन एरिया में चली जाए, मान लो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूरल टू रूरल हो सकता है, रूरल टू अर्बन हो सकता है। अब इसमें भी एक इंटर स्टेट टाइप का होगा और एक होगा इंट्रा स्टेट टाइप का, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। तो यहां था क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, ठीक है। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, और एंड करने से पहले मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बिल्कुल मुझे सपोर्ट की रिक्वायर्ड है। आप बिल्कुल आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।